दोस्तों नमस्कार। संसदीय राजनीति जब इतिहास को दोहराने लगे तो फिर मान लीजिए कि देश की राजनीतिक व्यवस्था पटरी पर नहीं है। 46 बरस पहले इस देश में एक गठबंधन बना था। उस वक्त तमाम गठबंधन के नेताओं की जुबां पर राजनीतिक सत्ता को लेकर डिक्टेटरशिप या कहें तानाशाही शब्द गूंजता था। उस वक्त चेहरा इंदिरा गांधी का था। जनता उस वक्त गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के साथ खड़ी हुई और इस देश में सियासी परिवर्तन हो गया, सत्ता पलट गई और 46 बरस के बाद एक बार फिर से गठबंधन बना है। गठबंधन के नेताओं की जुबां पर तानाशाह शब्द है, डिक्टेटर शब्द है, लेकिन इस वक्त इंदिरा गांधी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। और 46 बरस के बाद की राजनीति जब इतिहास को दोहरा रही है तो परिस्थितियां कितनी विकट हो सकती है, इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से कीजिए कि पहली बार लोकतंत्र और संविधान से कहीं आगे इस देश के आम लोगों से जुड़े मुश्किल हालातों पर और इस देश के बड़े बड़े घपले घोटाले या स्कैम या फिर नेक्सस को लेकर राजनीतिक सत्ता की मनमानी खुले तौर पर चल रही है और जिसका जिक्र खुले तौर पर आज इंडिया अलायंस ने किया। और पहला मौका यह जरूर है कि इंडिया अलायंस से जुड़े हर राजनीतिक दल को इस बात का एहसास हो चला है कि अपनी ताकत उसके अपने राज्य में कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो और वो अपनी जगह पर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम अगर उसके खिलाफ गए तो फिर आने वाले वक्त में उसकी राजनीति अपने राज्य में भी सिमटेगी नहीं बल्कि बचेगी ही नहीं। और शायद इसीलिए इंडिया अलायंस की आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी ने अपनी ताकत के अहंकार को छोड़ा, अपने छत्रप होने के या अपने मुख्यमंत्री होने के उस गुमान को छोड़ा और यह सोचकर साथ खड़े हुए कि 2024 का रास्ता किस दिशा में और कैसे जाएगा। और इसके लिए बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसके अलावे कई कमेटियां बनी और पहली बार यह भी कहा गया कि अब बैठक नहीं सीधा संवाद जनता से होगा और इसकी शुरुआत इसी महीने होगी, यानी रैलियों का दौर शुरू हो चला है। रैलियों के जरिए अलग अलग राजनीतिक दल अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे बल्कि सामूहिक तौर पर इंडिया अलायंस के साथ खड़े होंगे। 3 सवाल, सबसे बड़े 3 सवाल इस दौर में जो गूंज रहे हैं, वो सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है, क्या वाकई इंडिया अलायंस की ताकत मौजूदा वक्त में इतनी है कि जनता के भीतर भी कसमसाहट होने लगे और वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में ठीक वैसे ही बढ़ जाए जैसे 46 बरस पहले बढ़ा था। दूसरा सवाल, क्या ताकत इतनी मजबूत हो चली है कि अगर 1 to 1 की परिस्थिति आकर खड़ी हो गई तो बीजेपी का सुपड़ा साफ इस देश के भीतर से हो जाएगा, क्योंकि यह एक अग्नि परीक्षा है और शायद इस परीक्षा का परिणाम इस देश की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले वक्त में इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक तमाम परिस्थितियों के साथ कहीं ना कहीं उस भारत की रचना और उस भारत को बनाने की दिशा में जाएगी जिसको लेकर अभी से सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरा सवाल, तमाम राजनीतिक दलों को अगर इसका एहसास हो चला है कि एक साथ एकजुट हो जाएं तो फिर बीजेपी परास्त हो जाएगी और उसके बाद का सवाल है कि जिस अवस्था में इस देश को लाकर खड़ा किया गया है, क्या उसके बाद की परिस्थिति शानदार हो जाएगी या आपस में अपने अपने राज्यों को संभालने की राजनीति एक बार फिर इस देश की राजनीति को नए सिरे से उसी चुनावी दरवाजे पर लाकर खड़ा तो नहीं कर देगी। जनता इसका आश्वासन चाहती है, इसका भरोसा चाहती है। इसीलिए आज कमेटियां जो बनी, जो बातें कही गई और उसमें राहुल गांधी ने जब खुद इन बातों को रखा कि मैं किसी कमेटी में नहीं, मैं इस दौर में ना तो कन्वेनर के तौर पर हूं, ना कोऑर्डिनेशन कमेटी में हूं और ना ही मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, इसका ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्षण के लिए सोच लीजिए, आप किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से हो, वहां बीजेपी की मौजूदगी हो या ना हो, लेकिन जब इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा मरोड़ा जा चुका है,
जब केंद्र की सत्ता अपने तौर पर संवैधानिक स्थितियों से खुले तौर पर राजनीतिक लाभ पाने के लिए खेल रही है, तो ऐसे में आपकी हैसियत क्या होगी और आने वाले वक्त में आपकी राजनीति कैसे बचेगी। स्टालिन ने अपना नाम डीएमके की तरफ से उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में दिया और यह सोच कर दिया और जानते समझते हुए दिया कि तमिलनाडु में बीजेपी तो आती नहीं है, उसकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन ईडी तो पहुंची तमिलनाडु तक भी। और इस देश के भीतर में रूल ऑफ लॉ का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अगर सत्ता अपने मुताबिक करने लगेगी तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी देखा है और बिहार में तेजस्वी यादव ने भी देखा और महाराष्ट्र के भीतर भी शरद पवार के परिवार ने भी समझा बोझा और उद्धव ठाकरे ने भी अपने ही साले के घर में पड़ते हुए छापे को भी देखा। किसी भी नेता को लेकर किसी भी परिस्थिति में खड़े हो जाइए तो एक नाम और एक शब्द हर जुबां पर होगा, मोदी और तानाशाह। और यही शब्द आज इंडिया अलायंस के तमाम ऐलान के बाद जब मीडिया के सामने सभी आए तो इस तानाशाह शब्द का ताना बाना हर कोई अपने मुताबिक बुन रहा था। और इस बात का एहसास इससे भी समझा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी ने चीजों को जोड़ने की शुरुआत की और उस शुरुआत का अंश पटना से नहीं निकला, बेंगलोर से नहीं निकला, लेकिन मुंबई में आकर अगर निकल गया तो उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक सहमति नीतीश कुमार की बिहार से शुरू होती है, जहां पर उन्होंने सबको साथ जोड़ने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि वह खुद उस गठबंधन को छोड़कर निकले जिस गठबंधन की ताकत और जिस गठबंधन का खौफ जो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए के तौर पर चलता है वह इस देश के भीतर हर नेता के भीतर गुम हो चुका है, वो कहीं ना कहीं उनमें समाया हुआ है। तो शायद इसीलिए एक एक पन्नों को आज खोलने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार कमेटी सोशल मीडिया को लेकर बनी है, पहली बार कमेटी मीडिया को लेकर बनी है, पहली बार कमेटी इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर बन रही है, पहली बार कमेटी इस देश में किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, आदिवासी, इनको लेकर एक विजन पेपर तैयार करने को लेकर काम करने वाली है कि आने वाले वक्त में हमारा विजन साफ होना चाहिए कि 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थिति इस देश में वह कैसी चाहते हैं जिसके साथ जनता खड़ी हो गई है। तो जनता के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुकात आपको बढ़ाने होंगे, इसीलिए 15 सितंबर के बाद से रैलियों का प्रकरण शुरू हो जाएगा और रैलियां सामूहिक तौर पर होगी। और जब इंडिया नाम दिया जा रहा था तब उसको अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति से जोड़ा गया था, तो उसके जरिए नारा अब दिया गया, जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, यानी भारत और इंडिया के बीच की कड़ी में भी अलायंस आकर खड़ा हो गया। यह ताकत अब उसे समझ में आने लगी। तमाम राजनीतिक दलों को शुरुआत हमको लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हर ताकतवर शख्स उसमें मौजूद है, जो ताकतवर शख्स के सबसे करीब का शख्स है वह भी उसमें मौजूद है। 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें 13 नाम, शायद 13 अशुभ ना हो, इसीलिए अब 14 नाम की व्यवस्था की गई और उसके बाद जारी किया गया कि 14वां नाम सीपीएम के नेता का होगा। लेकिन एक एक नाम को देखिए तो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की मौजूदगी के दाएं बाएं अक्सर नजर आते हैं और पार्टी के भीतर केसी वेणुगोपाल की राजनीतिक पहचान राष्ट्रीय तौर पर हो सकता है एक सीट जिता पाने की ना हो, लेकिन ताकत अगर कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है और अब इंडिया की है तो उस ताकत के भीतर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे, ये कुछ सांसद हैं, इनकी मौजूदगी उस ताकत का एहसास टीएमसी के जरिए कराएगी जहां इंडिया अलायंस के भीतर टीएमसी कहीं अटक भटक नहीं रही है, ऐसा मैसेज ना जाए। तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, ललन सिंह सांसद भी हैं, वह नुमाइंदगी करेंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। इस दौर में केजरीवाल के सबसे करीब है, ये एक अलग मसला है। यहां पर मौजूदगी संजय सिंह की भी थी और पार्लियामेंट के भीतर बाहर जिस तरीके से उन्होंने इस दौर में अपनी राजनीति को गुथाया और आम आदमी पार्टी को पहचान संसदीय राजनीति के जरिए दिलाई है, उसमें यह एक आश्चर्य करने वाला नाम जरूर था कि संजय सिंह नहीं थे, राघव चड्ढा थे। लेकिन बहरहाल करीब हैं ताकतवर नेता के, तो मान लिया जाए कि उसी दिशा में चीजें चलेंगी। इस चैप्टर से आगे बढ़िए तो संजय राउत ठाकरे परिवार के बाद सबसे